हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 10th के मैथ की। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का मैथ अब सूर्योदय क्लासेस में भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, यदि आपको पता नहीं है तो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो मैथ की बुक पढ़ेंगे वो है आपके सामने। देखिए, ये रही बुक, एनसीईआरटी से संबंधित है। देखिए, गणित कक्षा 10 के लिए है। इसके लेखक कौन कौन हैं तो हैं दोस्तों, पहला डॉक्टर मनोहर रे, उसके बाद डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, मिश्री लाल उत्प्रेती और डॉक्टर शालिनी शर्मा। जी हाँ दोस्तों, यह बुक बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों, हर एक बोर्ड परीक्षा में इस बुक से अवश्य कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में इस बुक से पूरे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। पूरे क्वेश्चन इसी बुक से उठाए जाते हैं मैथ में। तो दोस्तों, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास यदि बुक ना हो तो आप गणित डॉक्टर मनोहरे की किताब अवश्य उपलब्ध करा लें। इससे पढ़ने से दोस्तों बहुत सारा लाभ मिलेगा और आपको बोर्ड में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज से हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सिलेबस की बात करें इसमें तो देख लीजिए, सिलेबस दोस्तों देखिए, हाँ, आपके सामने सिलेबस देखिए। पहला है वास्तविक संख्या, फिर उसके बाद बहुपद पढ़ना है। बहुपद के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को द्विघात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणियाँ है, त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। फिर उसके बाद वृत्त है, ज्यामिति रचनाएं हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। फिर उसके बाद दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 15 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 10th में मैथ के कुल 15 टॉपिक हैं, 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के मैथ को। तो दोस्तों देखिए, पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या या संख्या के अनेकों परिभाषा, जैसे कि संख्या की परिभाषा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में दोस्तों हमने एक वीडियो बना रखा है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका, आप अवश्य देख लीजिएगा। तो दोस्तों बात करें अब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं। पहला, या तो परिमेय हो सकती है, कैसी? परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों वास्तविक संख्या कही जाती हैं। अब बात करें हम लोग परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत दोस्तों पूर्णांक संख्या आ जाएगी। कैसी? पूर्णांक संख्या और भिन्न, दो संख्या आ सकती है, भिन्न। ठीक, परिमेय संख्या के अंदर दो संख्याएं आ सकती हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। बात करें पूर्णांक संख्या क्या होती है और भिन्न संख्या क्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या की परिभाषा हमने दे रखा है, भिन्न संख्या यही परिमेय संख्या को कहा जाता है। हर एक
देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न की बात करें तो प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या हो सकता है। इसका आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा। और अपरिमेय की बात करें तो दोस्तों अपरिमेय में जैसे में करड़ी में 2, करड़ी में 3 + 5, ये सब जो है पाई, ये सब जितनी हैं संख्याएं ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक तथा 0, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, -4, ये सब जो है पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय या अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक मतलब धन, जो कि धन से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो -1, -2, -3, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये क्या होता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप लोग इसको जानते हैं, बस नाम नहीं सुने हैं लेकिन जानते जरूर हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, देखिए हम कोई दो संख्या ले लें, हम कोई दो संख्या ले लें, मान लेते हैं कि नहीं a और b कोई पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, a और b कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं a = bq + r, जहाँ r is greater or equal 0 is less than b। ठीक, ए बी को हम पूर्णांक मान रहे हैं और क्यू क्या चीज है, क्यू भी एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि नहीं, भाग में क्या होता है। देखिए ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो यहीं से ये निकल कर आता है, यहीं से निकल कर आता है। देखिए इसको समझते हैं कैसे ये आया। तो देखिए ये रहा B और ये रहा Q और ये रहा A, नीचे हो जाता है R। इतना समझ में आ रहा है। तो हम लाइट बुझा देते हैं। ठीक दोस्तों, बाहर B होता है, इधर Q और नीचे A और ये नीचे वाला R होता है। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है साफ, थोड़ा प्रकाश चमक रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब नहीं चमक रहा है ना, थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग यदि इसको हिंदी में बात करें, ए बी क्यू आर न लिखकर हम लोग हिंदी में लिखें, जानते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेष होता है। 3 चीज होते हैं, 4 चीज, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। इतने शब्द हम लोग को सुनने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला है, इसे भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक, भाजक बोलते हैं। और ये जो अंदर होता है वो भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। भाजक, भाज्य और ऊपर होता है जो, वो भागफल होता है, भागफल, नीचे शेष फल होता है, शेष होता है। तो हम लोग दोस्तों बचपन में पढ़े थे कि नहीं, हम लोग को यदि भाग चेक करना है, भाग को चेक करना है कि सही है या गलत है, तो हम लोग कुछ ऐसे करते थे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक, और इसको उसमें जोड़ देते थे। यदि हम लोग को इतना प्राप्त हो जाता था तो वही हम लोग का भाग सही हो जाता था।
या जब नहीं मिलता था उतना तो हम लोग का भाग गलत माना जाता था। ठीक है, तो वही हाल है, बस कुछ इसमें करना नहीं है, वही फार्मूला बनाना है। भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेष, प्लस शेष। बस यही फार्मूला है, बस यही फार्मूला है। देखिए ए बराबर ए था, भाज्य बराबर बी क्यू, बी क्या है, भाजक है, गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस आर, आर क्या है, शेष है। बस यही देखना था दोस्तों कि नहीं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर। यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय बन जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बन जाता है। हम लोगों ने पहले ये नाम नहीं सुना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब हम लोग को सुनने के लिए मिलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो हम लोग डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, बस आपको याद रखना है भाजक भाज्य भागफल और शेष, इतना चीज़ यदि आपको पता है तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। जी हाँ, इस नियम पे मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे हम लोग को बहुत सारा मासा निकालने के लिए दे देगा। भाग विधि से मासा हम लोग सीखे हैं, तो वही भाग विधि से मासा को निकालने के तरीका को ही बोल देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा मासा ज्ञात करने में हम समझ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, ठीक, इसको हटा रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बोल रहा है दोस्तों 180 252, 180 252 इतना का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मासा ज्ञात कीजिए, मासा कितना होगा बताइए। तो देखिए मासा ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। तो दोस्तों मासा ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें से देखेंगे कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है। तो इसमें देखिए कौन बड़ी है, तो इसमें बड़ी है 252, 252 बड़ी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक यूक्लिड विभाजन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि भाग वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं, उसको भी बना लिए। अब दोस्तों हम लोग बड़े वाले को अंदर और छोटे वाले को बाहर लिख देंगे। लिखिए 252 भागे 180 इतना कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे भाग लगाते हैं उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। देखिए एक बार जाएगा 180 हो जाएगा, घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक, 72 हो गया। अब फिर से हम लोग भाग का चिन्ह बनाएंगे, ये कटा नहीं तो हम लोग दोबारा भाग का चिन्ह बनाएंगे, दोबारा भाग का चिन्ह बनाएंगे। तो देखिए ये 72 यहीं पे रह जाएगा और 180 को अंदर डाल देंगे, 180 को अंदर डाल देंगे। जब 180 को अंदर डालेंगे तो अब हम लोग 72 से भाग देंगे। देखिए कितना बच जाएगा, 7 दूनी की 14, 2 बार 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, 144। ठीक, जब इतना आया तो अब हम लोग इसको घटाएंगे, बचेगा 6 और यहाँ पे 3, 36। अब फिर से हम लोग देखें ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक, नहीं जाएगा, इसलिए अब हम फिर से अब भाग का चिन्ह बनाएंगे और इस बड़े वाले को अंदर लिखेंगे, छोटे वाले को बाहर ही रहने देंगे। चलिए लिख लीजिए 72 को अंदर लिखेंगे, 72 हो गया 72। अब उसके बाद हम लोग 36 का पढ़ा पड़ेंगे 2 बार, तो 36 गुना 72 यानी कि कट गया। तो मासा कितना है दोस्तों, टोटल मासा हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। जो प्राप्त होगा देखिए जिससे कटा वही हम लोग का मासा हो जाएगा। मासा को हम लोग HCF बोलते हैं, क्या चीज, HCF बराबर हो जाएगा 36, HCF बराबर 36। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मासा को ज्ञात करते हैं। ठीक, अब बात करें दोस्तों इन 2 संख्याओं को न देकर 3 संख्या दे दे, तब हम लोग मासा कैसे निकालेंगे, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं।
तो इसको हटाते हैं। ठीक, देखिए इसी में एक संख्या दे दिया है 180, 252, 324। 324 क्या है? 324, 180, 252, 324। अब बोल रहा है इसका मसा ज्ञात करो, इसका मसा ज्ञात करो। तो इसका मसा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बहुत ही अच्छे से फॉर्म में। तो दोस्तों इसका मसा ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन उससे भी छोटा है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है? 324 बड़ा है, सबसे बड़ा है 324। फिर उसके बाद 252 है, फिर 180 है। अब देखिए जो सबसे बड़ा है उसको भाग के चिन्ह के अंदर लिखेंगे और जो उससे छोटा है उसको बाहर लिखेंगे। बस यही करेंगे। देखिए इसको अब हम लोग लिखेंगे 324 को अंदर और 252 को बाहर, 252 को बाहर लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग फिर से भाग देना स्टार्ट करेंगे और जिससे कटेगा उसको हम लोग इसमें भाग दे देंगे, वही जिससे कट जाएगी वही हम लोग का मस हो जाएगा। चलिए इसको भाग लगाते हैं। एक बार जाएगा 252, कितना हो जाएगा? घट जाएगा तो 2 7 12 72 हुआ, भागे कितना इधर 252, 252। देखिए ये छोटा है ये बड़ा था, इसीलिए हम भाग का चिन्ह बनाए, नहीं तो नहीं बनाए होते हैं। जब छोटा ये वाला आ गया तब हम भाग का चिन्ह बनाकर उसको अंदर कर देंगे। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा? 7 लेके 21, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो 3 दूना के 6 और 7 लेके 21। फिर से घटाएंगे, बचेगा कितना? यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, अब हम लोग फिर से 72 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 36 दूना के 72, कितना से कटा? 36 से कटा। जब 36 से कट गया दोस्तों, देखिए 36 से पूरा पूरा कट गया। जब 36 से कट गया तो हम लोग अब चेक करेंगे तीसरे वाले को, इसको भी हम लोग 36 से चेक करेंगे। यदि 36 से कट जाएगा तो वो मासा 36 ही हो जाएगा, नहीं तो 36 से भी नहीं कटा तो जितना से कटेगा इसी तरह ले जाएंगे, जितना से कटेगा वही हम लोग का मस हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं 180 भागे 36 करते हैं। देखिए 36 से कट जाएगा तो मस तो 36 हो जाएगा। करिए कितना बार जाएगा? 5 बार, 5 6 का 30, 3 5 3 15 3 18, यानी कि दोस्तों ये 36 से कट गया तो हम लोग का मसा टोटल हो जाएगा 36, HCF बराबर 36। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा मसा ज्ञात करने की विधि। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। आगे यदि बात करें तो आगे हम लोग को पढ़ना है एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ये वाला देखिए बढ़िया सा एग्जाम्पल ये वाला रहा, मोटोरे वाली किताब में का उदाहरण नंबर 9 दोस्तों है। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप में का नहीं हो सकता। में के रूप में नहीं हो सकता कह रहा है। बोला है कि दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप में का नहीं हो सकता। दोस्तों ये अपने तरीका से लगाया, हम लोग अपने तरीके से लगाएंगे। चलिए यदि आप लोग समझ लीजिए इसको, एग्जाम्पल को आप लोग बुक से समझिए, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो से प्रश्नावली 1A देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1A की बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।